द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती है कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर आपको कौन बता सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए चैनल महानता के परिचय में। और आज मैं फिर आपके सामने एक महान बुक के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक, जिसके लेखक मॉर्गन हाउसेल हैं। आइए इस बुक के बारे में जानने से पहले इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग लेखक और स्तंभकार है। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। अगर आप पैसों को लेकर कुछ ज़मीनी चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं किताब की कुछ मुख्य बातें। सबसे अच्छी बात, मनी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफ़ी जटिल भाषा में लिखी होती हैं, मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा को समझाया है। तो आइए हम इसी किताब की 11 प्रमुख बातों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, पैसे नहीं उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। लेखक एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मचारी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकक्रप्ट हो जाता है। नंबर 2, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप जितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं यह आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश में आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। नंबर 3, कितना पैसा काफ़ी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसों के लिए काम करते हैं, जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा उस दिन काम बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज के बारे में बताते हैं जिसका नाम है बर्नी मडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पंजी स्कीम चलाई। उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया। मडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में से गिना जाता है, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी थी। बफे के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। नंबर 5, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। नंबर 6, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं ले। मार्केट में हज़ारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बहुत बेहतर है। नंबर 7, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं को दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहाँ मंदी जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। नंबर 8, आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी चलती रहे। इन्वेस्ट फंड भी 50 साल पुराने हैं। वेंचर कैपिटल तो 26 साल पहले आया, और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड है ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। नंबर 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और
जो आपका दिल करना चाहे वो कर सकते हैं, जो आपका पैशन हो उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, फाइनेंशियल फ्री होंगे। नंबर 10, संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती। आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब ये होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दे तो आपकी ये आदत आपको जल्द ही कंगाल बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये ज़रूर समझ ले कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति पर देखकर उससे प्रभावित ना हो। नंबर 11, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदे तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील हो भी। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 2600% के फ़ायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़न के बिज़नेस का अंदाज़ा लगा रहा होगा। तो दोस्तों, आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।